हाँ जी, तो मैं आपको कवर करवा रही थी डिफरेंट टाइप की ल्यूकीमियाज़ और मैंने आपको बताया था कि ल्यूकीमिया 2 टाइप के होते हैं। एक को हम माइलोइड नियोप्लाज़्म या फिर ल्यूकीमिया कहते हैं, दूसरे को हम लिम्फोइड नियोप्लाज़्म या फिर लिम्फोइड ल्यूकीमिया कहते हैं, ठीक है? तो एक माइलोइड ल्यूकीमिया होता है, दूसरा लिम्फोइड ल्यूकीमिया होता है। मैंने आपसे कहा था कि लिम्फोइड ल्यूकीमिया की आपको कौन-सी क्लासिफ़िकेशन याद रखनी है? ये वाली, डब्ल्यूएचओ क्लासिफ़िकेशन आपको याद करनी है। इसमें से मैंने आपको कौन-कौन से लिम्फोइड नियोप्लाज़्म कवर करवा दिए, मैंने आपको एक वीडियो में बीएएलएल और टीएलएल कवर करवाया है। फिर एक लेक्चर में मैंने आपको सीएलएल कवर करवाया है। अभी तक हम इतने नियोप्लाज़म्स पढ़ चुके हैं, ठीक है? आज मैं आपको एक माइलोइड न्यूप्लाज़्म कवर करवा रही हूँ और माइलोइड न्यूप्लाज़्म की मैंने आपको ये क्लासिफ़िकेशन एक्सप्लेन की थी। मैंने आपसे कहा था कि आपने माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम पढ़ना है, एएमएल पढ़ना है, माइलोप्रोलिफरेटिव पढ़ना है, ठीक है? साथ आपको सीएमएल पढ़ना है। तो जी, मैं आज आपको कवर करवा रही हूँ आपका एक माइलोइड ल्यूकीमिया जिसका नेम है एएमएल। अब एज़ द नेम इंडिकेट कि ये क्या है, एक माइलोइड ल्यूकीमिया है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके ये जो माइलोइड सेल्स होते हैं, आपके जो माइलोइड सेल्स होंगे, ये ओवरली ग्रो करेंगे, ये बहुत इंक्रीज़ हो जाएँगे क्योंकि इनका कैंसर है। इसकी वजह से क्या होगा, आपके जो बाकी सेल्स होंगे, इनके जितने भी प्रिकर्सर्स होंगे, वो बहुत ज़्यादा बन जाएँगे। यही होता है आपकी ल्यूकीमिया में, ठीक है? तो आप नोट करोगे कि आपका ये जो एएमएल होगा, उसके अंदर क्या होगा, आपको अ, डब्ल्यूबीसीज़ के बजाय माइलोब्लास्ट मिलेंगे। आपको आपके ये मोनोसाइट की बजाय मोनोब्लास्ट मिलेंगे, आरबीसीज़ की जगह एरिथ्रोब्लास्ट मिलेंगे और प्लेटलेट्स की जगह मेगाकैरियोब्लास्ट मिलेंगे। इन शॉर्ट आपके जो नॉर्मल मैच्योर सेल्स हैं जिनको ब्लड में आना था, ये ब्लड में नहीं आ पाएँगे क्योंकि मैच्योरली बन ही नहीं पाएँगे। लेकिन क्योंकि माइलोइड सेल्स का न्यूप्लाज़्म हो गया है, इसी वजह से क्या होगा, आपके ये वाले जो सेल्स होंगे जो कि प्रिकर्सर सेल होते हैं, नॉर्मली इनको ब्लड में नहीं होना चाहिए एक क्वांटिटी से ज़्यादा, लेकिन क्या होगा, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी ब्लड के अंदर। वो क्यों होगी? क्योंकि माइलोइड सेल्स का न्यूप्लाज़्म है, वो बहुत ज़्यादा इन सेल्स को बना रहे हैं। जब ये सेल बहुत ज़्यादा बन जाएँगे तो बोन मैरो से निकल के कहाँ आ जाएँगे? आपके ब्लड में आ जाएँगे। इसी को हम ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया इज़ व्हाट? एबनॉर्मल इमैच्योर डब्ल्यूबीसीज़ इन योर ब्लड। और जब आपके ऑर्गन में चले जाएँगे तो इसी को आप लिम्फोमा बोल दोगे। ठीक है? लिम्फोमा की डिटेल मैं आपको बाद में दूँगी। अभी के लिए आपने समझ लिया कि एएमएल के अंदर क्या होगा, आपके माइलोइड सेल्स का न्यूप्लाज़्म है। तो ये जो माइलोइड सेल्स होंगे, बेसिकली माइलोइड प्रिकर्सर सेल्स जो होंगे वो आपके ब्लड में आ जाएँगे। ठीक है? तो अब चलते हैं नोट्स की तरफ और मैं आपको वहीं से पढ़ाऊँगी अब। हाँ जी, अब सबसे पहले क्या लिखा है कि ये आपके पास एक एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया है। एक्यूट का मतलब क्या होगा? बहुत जल्दी इसका ऑनसेट होगा, बहुत जल्दी-जल्दी पेशेंट आ जाएगा आपके पास। माइलोइड मतलब माइलोइड सेल्स का ल्यूकीमिया है, ठीक है? ल्यूकीमिया यानी कि माइलोइड प्रिकर्सर सेल इतने ज़्यादा बन जाएँगे कि वो ब्लड के अंदर आ जाएँगे और इसको आप क्या बोल दोगे? इसको आप बोल दोगे ल्यूकीमिया। अब देख लें आप क्या लिखा है, ट्यूमर ऑफ द हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल दैट इज़ कॉज्ड बाय म्यूटेशन। आपको पता है कि हर ल्यूकीमिया के पीछे कोई ना कोई म्यूटेशन हुई भी होती है, ठीक है? म्यूटेशन की वजह से आपको कैंसर्स होते हैं। ठीक है जी, इसकी वजह से क्या होगा, इस म्यूटेशन की वजह से आपके ये जो सेल्स का डिफरेंशिएशन था बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, बहुत सारे सेल्स बन जाएँगे, एज़ अ रिज़ल्ट ये एक्यूमुलेट हो जाएँगे इन योर बोन मैरो और फिर क्या होगा, एक टाइम पे बोन मैरो से निकल के ब्लड में आ जाएँगे, इसको आप ल्यूकीमिया बोलोगे, ठीक है? तो जी अगेन ट्यूमर है हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल का जो कि म्यूटेशंस की वजह से होता है, ये ऑन्कोजेनिक म्यूटेशन होती है, मीन्स ये कैंसर करवा देती हैं, ठीक है? इन म्यूटेशंस की वजह से क्या होगा, आपको आपके जो इमैच्योर माइलोइड ब्लास्ट हैं, ये आपके मैरो के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएँगे और बाद में ब्लड के अंदर आ जाएँगे, तो इसको आप ल्यूकीमिया बोल दोगे, ठीक है? तो अभी तक तो दीज़ ऑल थिंग्स विल मेक सेंस क्योंकि अभी तक आप बहुत सारे ल्यूकीमिया पढ़ के आ चुके हो, तो आपको ये सब कुछ पॉइंट बहुत ईज़ी लग रहे होंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या लिखा है, पैथोजेनेसिस, एएमएल के पीछे की पैथोजेनेसिस क्या है? तो क्या लिखा है, ट्रांसलोकेशन हो जाएगी बिटवीन द क्रोमोसोम नंबर 8 एंड 21 मीन्स आपके पास अगर एक क्रोमोसोम है तो एक 8 होगा, दूसरे जो होगा वो 21 होगा, ठीक है? इसके जीन्स के पार्ट यहाँ चले जाएँगे और इसके जीन्स के पार्ट यहाँ पे एक्सचेंज होके आ जाएँगे। तो इसको आप बोलते हो ट्रांसलोकेशन और किस किस क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है वो आपको याद रखना है। क्रोमोसोम नंबर 8 एंड 21 और इनके पास जीन्स कौन-सी होती हैं? तो रन एक्स 1 जीन होती है एंड रन 1 T1 जीन होती है। ये आपको जीन्स के नाम याद रखने हैं, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। अक्सर आपको ये नहीं बोला जाएगा कि पैथोजेनेसिस में ऑप्शन को चूज़ करो, आपको जीन्स दे दी जाएँगी, ठीक है? तो आपको बताना होगा कि इनमें से कौन-सी जीन्स है जिनकी म्यूटेशन हो जाती है आपके एएमएल में, ओके? तो ट्रांसलोकेशन A21 के पास जो जीन्स होती हैं, जो एक्सचेंज होती हैं, उनका नेम क्या है? रन एक्स 1 एंड रन 1 T1। फिर क्या होता है? ट्रांसलोकेशन हो जाती है 15-17 की और उसकी वजह से भी एएमएल हो सकता है। अगेन सेम वही है, कॉन्सेप्ट आपका सेम होगा, एक क्रोमोसोम नंबर 15 होगा, दूसरा 17 होगा। इसके जीन्स के पार्ट यहाँ चले जाएँगे, इसके जीन्स के पार्ट यहाँ पे एक्सचेंज होके आ जाएँगे। इसको भी आप बोलोगे ट्रांसलोकेशन, लेकिन वो होती है बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 15 एंड 17 और यहाँ पे कौन-सी जीन्स होती हैं? पीएमएल और रारा जीन्स होती हैं, ठीक है? ये भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा जी इन्वर्जन 16 की वजह से भी एएमएल हो सकता है। इन्वर्जन की मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वापस से कर देती हूँ। अब आप नोट करें, यहाँ पे आपके पास ABCDEF है, यहाँ पे फिर इन्वर्जन के बाद क्या होगा, AED हो जाएगा और CBF हो जाएगा। तो आपका ये जो बी वाला पार्ट है, ई वाले पार्ट के पास आ गया।
तो ये एक्सचेंज किसके बीच में हुआ है? ये सेम क्रोमोसोम के बीच में हुआ है। ट्रांसलोकेशन में क्या हुआ था? बिटवीन डिफरेंट क्रोमोसोम का पेयर, मतलब क्रोमोसोम का पेयर था जिसके बीच में एक्सचेंज हुआ था। इन्वर्जन के अंदर क्या हुआ है? एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है? उसका बी वाला पार्ट एग्ज़ैक्टली जो ई वाला पार्ट है उसके बीच में जाके एक्सचेंज हो गया। तो इन्वर्ट हो गया क्रोमोसोम, ठीक है? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। सही है जी, तो एबीसी की जगह एईडी हो गया और डीईएफ की जगह सीबीएफ हो गया। तो इसको आप कहते हो इन्वर्जन। अब इन्वर्जन हो सकती है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16 और ये आपको एएमएल करवा सकती है। तो आपने ये पैथोजेनेसिस याद रखनी है, ये इन म्यूटेशंस की वजह से एएमएल होती है। सही है जी, अगेन आई एम टेलिंग यू ट्रांसलोकेशन 821 रन एक्स1 जीन्स होंगी, ट्रांसलोकेशन 15-17 पीएमएल रारा जीन्स होंगी और इन्वर्जन 16। तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी में क्या लिखा है कि सबसे पहले 20% माइलोब्लास्ट मिलेंगे आपको बोन मैरो के अंदर। नॉर्मली जो आपके माइलोब्लास्ट होते हैं वो क्या करेंगे? माइलोब्लास्ट जल्दी जल्दी आगे जाके आपके डब्ल्यूबीसीज बना लेंगे, लेकिन अब ये आपको कैंसर हो गया है तो माइलोब्लास्ट बहुत ज़्यादा आपको बोन मैरो के अंदर मिलेंगे और आपको उनके अंदर ना एक टाइप का ग्रेन्यूल मिलता है जिसको आप कहते हो इज़ोरोफिलिक ग्रेन्यूल, और इसी को हम आयोरॉड भी कहते हैं। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये आपका एक ना प्रोमाइलोसाइट है, मीन्स एक इमेच्योर डब्ल्यूबीसी है, ठीक है? तो इसके अंदर आप नोट करो, आपको ये ग्रेन्यूल्स मिलते हैं जिनको आप क्या कहते हो? एज़ोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स। बाद में खुद को इन रॉड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं आयर रॉड्स, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, ये आपकी मोर्फोलॉजी होती है। अगर आप उनके सेल्स को चेक करोगे पेशेंट्स के, तो आपको ये मोर्फोलॉजीज़ मिलेंगी, आपको ये ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, आपको आयर रॉड्स मिलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके कौन से सेल्स हैं, इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज़ हैं और कौन से वाले माइलोसाइट वाले। तो आप समझ जाओगे कि माइलोइड न्यूप्लाज़्म है, क्योंकि लिम्फोइड न्यूप्लाज़्म भी तो हो सकता है ना, लेकिन आप इन मॉर्फोलॉजी से पहचानोगे कि वो जो पेशेंट आपके पास आया है उसको माइलोइड ल्यूकीमिया है। ओके, अच्छा हमने बात कर ली मॉर्फोलॉजी के, आपको बस ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, एक तो एज़ोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स और दूसरे आयोरॉड्स। अब हम बात करते हैं इम्यूनोफिनोटाइप की। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके सेल्स के पास अल्लाह ताला ने मार्कर्स दिए हैं जिनसे आप पहचानते हो कि वो सेल कौन-सा है। तो आपके जो इम्मैच्योर माइलोइड सेल्स होते हैं ना, उनके पास CD34 होता है और जो आपके आपके जो मैच्योर माइलॉइड सेल्स होते हैं उनके पास 64 माइनस होता है। मैं आपको ये समझाती हूँ। देखें क्या हो रहा है, नॉर्मली आपके पास क्या होता है, आपके जो इमेच्योर सेल्स होते हैं ना उनके पास CD34 मार्कर होगा, ठीक है? इसके अलावा CD64 मार्कर होगा, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएंगे ना तो मेजोरिटी के टाइम क्या होगा, ये मार्कर्स इनके ऊपर से हट जाएंगे। तो ये अब आपका एक मैच्योर डब्ल्यूबीसी है। तो मैं इन मार्कर से पहचानूंगी कि अगर 64 माइनस है, मीन 64 नहीं है, तो ये एक मैच्योर डब्ल्यूबीसी है। और अगर वो 34 प्लस है तो इसका मतलब ये एक इमेच्योर डब्ल्यूबीसी है, ठीक है? तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको ये जो मैच्योर माइलॉइड सेल्स मिलते हैं वो 64 माइनस होते हैं, उनके पास ये मार्कर नहीं होता। और जो इमेच्योर डब्ल्यूबीसी होते हैं वो 34 पॉजिटिव होते हैं, उनके पास ये मार्कर होता है। तो ये आपको पॉइंट्स याद करने हैं, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। आई विल ट्राई कि कंबाइन वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर मैं आपको सारे ल्यूकीमियाज के जो मार्कर्स हैं वो एक्सप्लेन कर दूँ। तो डू लेट मी नो अगर आपको ऐसी कोई लेक्चर की नीड है तो मैं आपको ज़रूर बना के एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है? अच्छा जी, तो अब हम बात कर रहे हैं इम्यूनोफिनोटाइप की। तो मैंने आपको बता दिया कि CD34 पॉजिटिव होता है इमेच्योर आपके माइलॉइड सेल्स, तो आप इस तरह पहचान सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई सेल मिल रहा है जिसके पास CD64 नहीं है, तो भी आप पहचान लोगे कि ये भी आपके पास क्या है, मैच्योर माइलोइड सेल है। तो इस तरह करके आप इमेच्योर या फिर मैच्योर माइलोइड सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जो आपके आपके जो एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया के पेशेंट होते हैं ये CD33 पॉजिटिव होते हैं, मीन्स इनके जो सेल्स होंगे, जो न्यूप्लास्टिक सेल्स होंगे, उनके पास CD33 पॉजिटिव मार्कर होगा। तो इन शॉर्ट आपको क्या क्या याद रखना है, CD33 पॉजिटिव, CD34 पॉजिटिव, क्योंकि आपके इमेच्योर माइलोइड सेल्स होते हैं। और इसके अलावा अगर 64 माइनस मिल गया है आपको कोई ऐसा सेल, तो आपने समझ जाना है कि वो एक मैच्योर माइलॉइड सेल है। तो इस तरह करके आप इमेच्योर या मैच्योर माइलॉइड सेल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि एएमएल की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो हम पढ़ने लगे हैं फेब क्लासिफिकेशन ऑफ एएमएल, ठीक है? बहुत ईजी है। यू शुड आस्क मी कि मैम अगर आपके लिम्फोइड न्यूप्लाज्म का क्लासिफिकेशन हमने किया था, वहाँ पे हमने जब कैंसर्स पढ़े तो आपने कहा था कि कभी प्रो टी लिम्फोसाइट इंक्रीज होगा, कभी प्रो बी लिम्फोसाइट इंक्रीज होगा, कभी टी लिम्फोसाइट या फिर बी लिम्फोसाइट इंक्रीज होंगे, ठीक है? क्योंकि आपके लिम्फोइड सेल्स का न्यूप्लाज्म में इन 4 सेल्स के अलावा आपको ज़्यादा इंक्रीज सेल्स क्या ही मिलेंगे, राइट? लेकिन आपके जो माइलोइड न्यूप्लाज्म है इसके अंदर आपके माइलोइड सेल्स का कैंसर या फिर न्यूप्लाज्म है, तो फिर ये तो इतने सारे सेल बनाता है, ये तो आपके डब्ल्यूबीसी भी बनाता है, मोनोसाइट्स बना रहा है, आरबीसी बना रहा है, प्लेटलेट्स बना रहा है, तो ये तो सारे के सारे सेल्स बना रहा है। अब माइलॉइड सेल्स का न्यूप्लाज्म होगा तो आपको कौन से सेल इंक्रीज मिलेंगे, ठीक है? सो द आंसर इज कि आपका जो भी सेल इंक्रीज मिलता है आप उसको कह देते हो कि एमएल की वो टाइप है। जैसा कि अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी ल्यूकीमिया के अंदर ये मेगाकैरियोब्लास्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज मिल रहे हैं, तो इसको आप क्या बोल दो कि M7 टाइप ऑफ द एएमएल। अगर आपको किसी के अंदर एरिथ्रोब्लास्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज मिल रहे हैं तो उसको आप क्या बोल दोगे,
M6 टाइप ऑफ द AML, जिसके अंदर आपके एरिथ्रॉइड ल्यूकीमिया होगा। इसके अंदर क्या हो रहा था, मेगाकैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हो रहा था, तो आपको मेगाकैरियोब्लास्ट इंक्रीज़ मिल रहा था। फिर अगर M5 को नोट करो, उसके अंदर क्या होगा, ये मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया है, तो आपको मोनोब्लास्ट बहुत इंक्रीज़ मिलेगा। सिमिलरली आप नोट करो, ये क्या है, माइलोमोनोसाइटिक है, तो इसके अंदर आपको ना सिर्फ माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट दोनों इंक्रीज़ मिलेंगे, ठीक है? तो क्योंकि तब तो हम इनको क्या कह देंगे, माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकीमिया। एक के अंदर यूज़िनोफिल्स बहुत ज़्यादा होंगी, तो इसको हम क्या कह देंगे कि एक्यूट माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकीमिया विद यूज़िनोफिलिया, ठीक है? इसके अलावा आपको पता है कि आपके ये जो माइलोसाइट्स होते हैं, उससे पहले आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको आप क्या कहते हो, प्रोमाइलोसाइट कहते हो। तो अगर उसका आपको मिल रहा है, उस सेल का आपको मिल रहा है ल्यूकीमिया, तो आप क्या कह दोगे, प्रोमाइलोसाइट का ल्यूकीमिया। तो जो भी सेल आपको मिलता जाएगा, उस हिसाब से नेम रखते जाओगे। इसके अलावा आप इन टाइप्स को देखो। सबसे पहले क्या हो रहा है, अनडिफरेंशिएटेड एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। देखें, आपको पता है कि आपका ये जो माइलोब्लास्ट है, इसने आगे जाके क्या करना है, इसने आगे जाके ग्रेन्युलोसाइट्स बनाने हैं, मीन्स न्यूज़िनोफिल्स भी बनाने हैं, बेसोफिल्स भी बनाने हैं, और जितने भी आपके डब्ल्यूबीसी जिनके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसने वो बनाने हैं। लेकिन अभी ये अनडिफरेंशिएटेड है, यू डोंट नो कि माइलोब्लास्ट क्या बना रहा है, अभी वो मैच्योरिटी की तरफ गया ही नहीं है। तो इसलिए आप इसको कौन सी टाइप बोल दोगे ल्यूकीमिया की, आप इसको बोल दोगे M0 टाइप, जिसके अंदर आपका ये जो माइलोब्लास्ट होता है बिल्कुल अनडिफरेंशिएटेड होता है। M1 के अंदर क्या होगा, माइलोब्लास्ट के अंदर मिनिमल मैच्योरेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। M2 के अंदर क्या होगा, प्रॉपर्ली आपके जो माइलोब्लास्ट होंगे वो आपको मैच्योर मिलेंगे, ठीक है? मीन्स ये मैच्योरेशन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो आपको ना सिर्फ माइलोब्लास्ट बल्कि इनसे बनने वाले जो सेल्स होंगे, मीन्स इज़ोनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, वो भी आपको उस पेशेंट के ब्लड के अंदर मिल सकते हैं, क्योंकि वो मैच्योरेशन की तरफ जा रहा है माइलोब्लास्ट, तो आपके सेल्स मैच्योर होके आपको मिल सकते हैं। तो आप जल्दी से रिवाइज़ करते हैं। M0 वर्ड से आपको 0 से याद रखना है कि इसके अंदर आपकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अनडिफरेंशिएटेड माइलोब्लास्ट बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे ब्लड के अंदर। M1 टाइप के अंदर क्या होता है, आपको माइलोब्लास्ट मिलते हैं विद मिनिमल मैच्योरेशन, तो थोड़ी बहुत मैच्योरेशन की तरफ आपके माइलोब्लास्ट जाना शुरू कर देंगे। M2 के अंदर क्या होगा, माइलोब्लास्ट विथ मैच्योरेशन, तो आपको ना सिर्फ माइलोब्लास्ट मिलेंगे बल्कि बाकी के सेल्स, जैसे कि इनसे बनने वाले बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैच्योरेशन की तरफ जा रहा होता है। तो माइलोब्लास्ट के साथ आपको आपके जो सेल्स होते हैं वो मैच्योरेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए आपको वो सेल भी मिल सकते हैं। M3 के अंदर क्या होता है, प्रोमाइलोसाइट सेल मिलता है। M4 के अंदर क्या होता है, माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकीमिया है, तो आपको माइलोब्लास्ट, मोनोसाइट दोनों मिलते हैं, ठीक है? माइलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट दोनों मिलते हैं। M4 के अंदर माइलोमोनोब्लास्ट दोनों मिलेंगे, साथ आपको यूज़िनोफिल्स बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है? आपको पता है ना, आगे जाके जो माइलोब्लास्ट है इसने यूज़िनोफिल्स ही बनाना है, तो इस वाले टाइप के अंदर आपको यूज़िनोफिल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। M5 के अंदर क्या होगा, मोनोब्लास्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। M6 के अंदर एरिथ्रॉइड, तो आपको एरिथ्रोब्लास्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। M7 के अंदर मेगाकैरियोब्लास्ट, तो आपको मेगाकैरियोब्लास्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन समझ आ गई हो। जल्दी से रिवाइज़ करवाती हूँ, बहुत ईज़ी है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। M0 है, जिसके अंदर क्या होगी, ज़ीरो डिफरेंशिएशन होगी और आपको कौन मिलेंगे, आपको माइलोब्लास्ट मिलेंगे, ठीक है? फिर आपका ये जो टाइप 1 है, इसके अंदर क्या होगा, माइलोब्लास्ट मिलेंगे विथ मिनिमल मैच्योरेशन, तो माइलोब्लास्ट मिल रहे हैं विथ मिनिमल मैच्योरेशन। फिर M2 के अंदर क्या होगा, मैच्योरेशन प्रॉपर होगी और आपको माइलोब्लास्ट ही मिल रहे होंगे। थर्ड के अंदर क्या होगा, थर्ड के अंदर आपको प्रोमाइलोसाइट मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं APL। APL मीन्स एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रोमाइलोसाइट ज़्यादा मिलते हैं, ओके? फिर यहाँ से आप देख लो, जो आपका फोर्थ होगा उसके पास क्या होगा, उसके पास माइलोब्लास्ट भी होंगे और मोनोब्लास्ट भी होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकीमिया। फिफ्थ को देखो, सिक्स को देखो और सेवन को देखो। सेवन के पास आपके पास मोनोब्लास्ट बहुत ज़्यादा होंगे, सिक्स के पास एरिथ्रोब्लास्ट होंगे जिसको हम एरिथ्रोसाइटिक ल्यूकीमिया बोल देंगे, और सेवन के पास आपके मेगाकैरियोब्लास्ट बहुत ज़्यादा होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं कि मेगाकैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। तो एक दो बार इस तरह ड्रॉ करो और याद कर लो, बहुत ईज़ी है। याद रखना है आपने कि आपके जो आयोडोड्स होते हैं ये आपको इस वाले ल्यूकेमिया में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मैंने आपको अभी मॉर्फोलॉजी में आयोडोड्स पढ़ाए थे ना, तो वो आपको APL में बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ये MCQ में पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखना है। ओके। हाँ जी, तो सिम्पटम्स क्या-क्या होंगे? बहुत ईज़ी है। ये तो सब कॉमन है, फ़ीवर, फीलिंग टायर्ड, फीलिंग कोल्ड, हेडेक या फिर वेट का लॉस होना। ये तो बहुत आपको नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम्स हैं। जो आपने याद रखने हैं ना, वो आपने याद रखने हैं। ब्लीडिंग गम्स और बोन्स के अंदर इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है? और साथ यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन नहीं है, टेस्टिस के अंदर भी इन न्यूप्लास्टिक सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ओके। तो टेस्टिस, बोन्स और साथ ब्लीडिंग गम्स, आपने ये 3 याद रखने हैं AML के लिए, ठीक है? MCQ में आपसे पूछ लेते हैं कि आपके सिम्पटम्स में इनमें से कौन होगा जो कि AML का सिम्पटम होगा, तो उसमें टेस्टिस ज़रूर लिखा होगा, बोन्स इन्फिल्ट्रेशन ज़रूर होंगे और ब्लीडिंग गम्स ज़रूर होंगे। ये सब क्यों होते हैं? AML के अंदर होते हैं।
ब्लीडिंग गम्स क्यों होंगे? हो सकता है कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाए और ऑफ कोर्स ये आपको सारे ल्यूकीमिया में देखने को मिलती है क्योंकि सारे के सारे जो बोन मैरो होगे डब्ल्यूबीसीज़ या फिर इमैच्योर सेल बनाने में लग जाएगी। आपकी जो मैच्योर प्लेटलेट्स होंगी वो तो बन ही नहीं पाएँगी, ठीक है? भले आपका मेगाकैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हो तब भी आपके मेगाकैरियोब्लास्ट ज़्यादा बनेंगे, प्लेटलेट्स ज़्यादा नहीं बनेंगी, इमैच्योर सेल ज़्यादा बनेंगे। तो इसलिए आपको ब्लीडिंग गम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये न्यूरोप्लास्टिक सेल टेस्टीज़ या फिर बोन के अंदर भी जाके इन्फिल्ट्रेट हो सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपको इसकी इन्फिल्ट्रेशन भी मिल सकती है। ये 3 आपने ज़रूर याद रखने हैं, बाकी इनमें से कोई याद रखो या ना रखो, कोई ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो आप नोट्स में देख लें क्या-क्या है, फटीग, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, हेडेक और फ़ीवर, ये तो आपके नॉन स्पेसिफिक हैं, ये आपको किसी और डिज़ीज़ में भी मिल सकते हैं। याद आपने कौन से रखने हैं? बोन पेन आपको याद रखना है, ठीक है? इसके अलावा ब्लीडिंग गम्स मैंने आपको बताई वो याद रखना है क्योंकि प्लेटलेट्स कम होते हैं, इसी वजह से क्या होता है स्किन के अंदर भी छोटे-छोटे हेमरेज हो जाते हैं और आपको पिन पॉइंट हेमरेज मिलते हैं जिसको आप पेटिकीज़ कहते हो। मैं यहीं कहीं पिक्चर भी शो कर दूँगी, ठीक है? तो ये भी आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा जी लिम्फेडिनोपैथी तो आपको ल्यूकीमिया में मिलती है और कफ भी मिल सकती है, नॉट एज़ इम्पोर्टेंट।